नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये बुलेटिन है खबर 1 मिनट, जहां सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मायावती और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। मायावती के पीएम बनने के सपने को लेकर अखिलेश ने बड़ा दावा किया है, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को जवाब दे दिया है। अखिलेश ने दावा किया कि वो मायावती को प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करना चाहते थे। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ खड़े होने की बात भी दोहराई, साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है, और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे, और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं। और इससे पहले मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। बीएसपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अखिलेश की वजह से ही बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है। यादव पर हमला बोला, बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है, और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। अखिलेश पर निशाना साधने के साथ ही मायावती ने राष्ट्रपति बनने की बजाय सक्रिय राजनीति में बने रहने का दावा किया। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। और इधर यूपी में आजम खान के बहाने भी सियासी संग्राम जोरों पर है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने पहले आजम खान और अब उनके परिवार से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आजम खान के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। रामपुर में उन्होंने आजम खान की पत्नी से मुलाकात की। इससे पहले वो सीतापुर जेल में आजम खान से मिले थे। उन्होंने जो मुझसे कहा मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता हूं, वरना तूफान आ जाएगा। लेकिन जब वो बाहर आएंगे तब हम इसको बात करेंगे। मगर इतना मैं ज़रूर कहता हूं कि उनके साथ जो भी जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो क्यों हुई हैं, इसका कोई कारण, इसकी कोई वजह मुझे मिल नहीं पा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आजम खान साहब का गुनाह क्या है। क्या उनका गुनाह ये है कि उन्होंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई? क्या उनका गुनाह ये है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? आजम खान के बहाने प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा। नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं मानता कि मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा गया, हिंदुओं का ध्यान नहीं रखा गया, आजम खान साहब का ध्यान नहीं रखा गया। समाजवादी पार्टी ने तो मुलायम सिंह जी का ध्यान नहीं रखा, तो वो आजम खान साहब का ध्यान कहाँ रखेंगे। इधर बीएचयू में इफ्तार पार्टी के बाद छिड़ी तकरार तेज हो गई है और अब मामला हनुमान चालीसा के पाठ तक पहुंच गया है। उन्होंने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों में कुलपति के खिलाफ भारी नाराजगी है और वो इफ्तार पार्टी के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं। छात्र कुलपति से माफी मांगने पर अड़े हैं। पहली बार आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इफ्तार पार्टी दी, जबकि यही रसशास्त्र विभाग है आयुर्वेद में, जिसमें चूंकि आयुर्वेद में ये पद्धति होती है पूजा जब करके ही जो है कि वो कोई भी काम करते हैं। तो उन्होंने इस संबंध में जब विश्वविद्यालय को पत्र लिखा, विश्वविद्यालय ने कहा कि ये धार्मिक मामला, हम कोई फंड नहीं देंगे। अंत में आयुर्वेद विभाग, रसशास्त्र विभाग को पैसा जुटा के मंदिर बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ इफ्तार पार्टी करने के लिए विश्वविद्यालय के पास धन आ जाता है। बीएचयू में बुधवार की शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था। इसे लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है। छात्रों ने कुलपति पर हिंदू विरोधी होने के आरोप भी लगाए। पिछले जब से सुधीर जैन जी आए हैं और इनके पीछे भी जो रहे हैं, इनके पहले भटनागर जी,
उन्होंने भी कई गलतियां जो ऐसे की जो विश्वविद्यालय की परंपरा के खिलाफ रही है, जो हिंदुओं के खिलाफ रहा है और यहाँ के सामान्य परंपरा के खिलाफ रही है। ये लड़ाई अस्मिता की है। आज महामना के बगिया में महामना की कब्र खोदने की बात की जा रही है। अगली खबर अयोध्या से, जहां की गंगा जमुनी तहजीब में खलल डालने की कोशिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। 7 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगा है। रामनगरी अयोध्या की मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में पथराव के चलते नाराज थे और उनके त्योहार ईद में खलल डालने के लिए एक ऐसी घिनौनी साजिश की गई थी। जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। आरोपियों ने 26 अप्रैल की रात माहौल खराब करने वाली हरकत को अंजाम दिया था, मगर पुलिस ने शांति व्यवस्था बरकरार रखी और महज 24 घंटे में ही गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर लगाया गया है। जो आपत्तिजनक चीजें इन्होंने फेंकी थी उसमें जरूर इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि वो घटना त्योहार पे हुई थी, तो उसी एक तरह से उद्देश्य उससे कनेक्ट करते हुए इनका उद्देश्य था कि ये त्योहार भी जो है हम लोग इसमें प्रभावित करें। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह लाउड स्पीकर को हटाने का काम जारी है। इस अभियान में प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। सीएम योगी के आदेश पर लोग लगातार धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। प्रशासन लगातार जगह जगह इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जहां पर अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे हैं, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद के साथ साथ कानपुर में भी लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई की गई। लगभग 30-40 हजार धर्मगुरुओं के साथ बैठकर 1-to-1 जो है बातचीत हमारे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किया है। धर्मगुरुओं को से निवेदन किया गया है कि हर संभव जो है सहयोग दिया जाए। राज्य के हर हिस्से में लाउड स्पीकर को लेकर अभियान चलाया गया है। पुलिस का दावा है कि अब तक 40,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की जा चुकी है। 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है तथा 18,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। अगली खबर मऊ से, जहां पर सरकारी जमीन पर नमाज और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। हिंदू संगठनों ने अब प्रशासन से दखल देने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच ने बसारपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा करके ईदगाह बनाए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो वो भी उसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अवैध निर्माण को हटा करके अगर आस्था का विषय है तो आस्था हिंदू के लिए भी है और मुसलमान के लिए है। आस्था के विषयों पर अगर छूट है तो हम भी वहाँ रामायण पाठ, हनुमान चालीसा या अपने त्योहारों को मना सकते हैं। ऐसा हमने भी अपना निर्णय लिया है कि हम भी ऐसा करेंगे अगर ऐसा होता है तो। नहीं तो शासन ध्यान दे करके उस जमीन पर जुमे की नमाज और ईद की नमाज को रोके। पूरे मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और विवाद का जल्द समाधान निकालने का दावा कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन है, उस पर ईदगाह 2005-6 से बन रही है। उसमें सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुकदमे में स्टे जारी किया है। ये हम लोगों को तथ्य अवगत कराया जा रहा है। उस पर नमाज ना हो, नमाज कहाँ होनी चाहिए। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने विकास योजनाओं का जायजा लिया और काम में तेजी के निर्देश दिए। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीएम लगातार कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने जेल बाईपास 4 लेन का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने सड़क का काम तय वक्त पर करने के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों से यह भी कहा कि वो किसी कीमत पर क्वालिटी के साथ समझौता न करें। करीब 8 किलोमीटर की 4 लेन बाईपास सड़क 200 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने सजनवा के पिपरी गांव में बन रहे अटल आवासीय स्कूल का जायजा भी लिया। करीब 65 करोड़ की लागत से ये स्कूल श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। इस स्कूल में फ्री में शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने का सिलसिला जारी रखने की बात कही। आज यह चिकित्सीय सुविधा का और खासतौर पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा का एक केंद्र बन रहा है।
आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो 5 वर्ष पहले तक बीमार स्थिति में स्वयं था, आज उसमें सुपर स्पेशलिटी का एक बहुत अच्छा सेंटर प्रारंभ हो चुका है। एम्स गोरखपुर प्रारंभ हो चुका है। निजी क्षेत्र में तमाम सुपर स्पेशलिस्ट गोरखपुर में आ चुके हैं और एक अच्छे केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। बीएचयू में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैंपस के अंदर कुछ ऐसे नारे लिख दिए गए जिसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। बीएचयू सहित काशी की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में कुछ शरारती तत्वों ने दीवारों पर भड़काने वाले नारे लिखे, जिस पर बवाल शुरू हो गया। बाद में पुलिस ने दीवारों पर लिखे नारे मिटा दिए गए। जैसे ही न्यूज़ 18 पर ये खबर चली, उसके बाद इसको फिलहाल पुतवा दिया गया है, यानी कि मिटवा दिया गया है। बीएचयू की दीवारों पर नारे लिखे जाने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बीएचयू प्रशासन ने साफ किया है कि किसी को भी माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। हम देशवासियों को पूरा अपने तरफ से भरोसा देते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे लिख के हमारा वातावरण खराब करने की मंशा हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं और कोई भी बच्चा इन नारों को देख के भड़केगा नहीं। और आज लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कोई भी अराजकता के लिए यहाँ जगह नहीं। सीएम योगी ने साफ किया है कि बीते 5 साल में बीजेपी सरकार ने राज्य के भीतर कानून व्यवस्था बेहतर की है और अब राज्य विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सरकार ने संकल्प के साथ काम किया है और हर चुनौती से उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वही कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। और अब बात उत्तराखंड के सियासत की कर लेते हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की 1 सीट के लिए चुनाव होना है और इसे लेकर हलचल तेज है। बीजेपी ने राज्यसभा कैंडिडेट की तलाश तेज कर दी है। प्रदीप टम्टा का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है, लिहाजा उनकी जगह राज्यसभा किसे भेजा जाए, इसके लिए बीजेपी कसरत में जुटी है। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहां केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। बीजेपी कम से कम 6 नेताओं के नाम पैनल में भेजेगी। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला आला कमान को ही करना है। जो अपने पदाधिकारी हैं, जो अपने वरिष्ठ अपने नेता हैं, उनका नाम भेजेगा, लेकिन ये विशुद्ध रूप से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय इस पर होना है। जिसको उचित समझेंगे उसको टिकट देंगे और वही जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी होगा। इधर कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच आईआईटी कानपुर में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद कैंपस के अंदर बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। आईआईटी कानपुर में विदेश यात्रा से लौटी प्रोफेसर की पत्नी कोविड पॉजिटिव पाई गई और अब प्रोफेसर भी संक्रमित हो गए हैं। एहतियात के तौर पर दोनों को आईआईटी कैंपस में ही आइसोलेट किया गया है। हम कानपुर के कोविड वार्ड में आप देख सकते हैं, कोविड वार्ड 19 हेल्प डेस्क पूरा बना हुआ है। आज की डेट का करंट स्टेटस की बात करें तो आईसीयू एसडीयू के टोटल 80 बेड हैं। अभी फिलहाल यहाँ कोई मरीज नहीं है। अगर आइसोलेशन की बात करें 30 है, यहाँ भी कोई नहीं है। टीम पूरी मुस्तैद खड़ी है। चाहे स्टाफ की बात की जाए, स्टाफ नर्स की बात की जाए, यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद है और यहाँ से प्रिकॉशंस पूरे लिए जा रहे हैं और यहाँ की पूरी टीम अलर्ट है। कहीं ना कहीं कानपुर के आईआईटी में 2 केसेस होने के बाद कानपुर में ये संख्या 6 को पार कर चुकी है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। कोविड कंट्रोल को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आईआईटी में कई लोगों के सैंपल भी लिए। खबर पीलीभीत से, जहां पर एटीएम के जरिए फ्रॉड करने का मामला सामने आया। पूरा मामला अमरिया कस्बे का है। यहां रहने वाले महबूबुर रहमान पैसा निकालने गए थे निजी बैंक के एटीएम।
लेकिन इसी दौरान दो युवक एटीएम के अंदर पहुंचते हैं। बड़ी चालाकी से पैसे निकालते वक्त एटीएम का पिन देख लेते हैं, फिर स्लिप निकालने के बहाने फर्जी एटीएम कार्ड से उनका कार्ड बदल देते हैं और इसके बाद दोनों ठग करीब 30,000 रुपए उनके खाते से विड्रॉ कर लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। अभी तक दोनों आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।